रहता था। इससे पहले कि हमारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। सो द 5 components ऑफ रीडिंग वर पेंटिंग। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. So now there are the 5 major components of reading that have been listed in the English communication skills. So let's start them one by one. The first one is known as the phonics. अब जो phonics होता है वो आपके पास एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है इस प्रोसेस के लिए। बेसिकली ये कोई बहुत वो डिफिकल्ट चीज नहीं है। सिंपली फोनिक्स क्या होती है? एक तरह की प्रोसेस ऑफ मैपिंग द साउंड्स इन द वर्ड्स। जब आप वो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ये नर्सरी एलकेजी वगैरह वाले बच्चे हो गए या स्कूल के उससे थोड़े मतलब बहुत ज्यादा बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं जब उनको टीचर्स वो सिखाते हैं कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं या वर्ड्स क्या होते हैं ना, तो उसमें साउंड्स की मैपिंग की जाती है। मतलब साउंड्स को थोड़ा सा ना वो ऐड ऑन किया जाता है ताकि बच्चों को वो आसान लगे सीखने में और उसको राइट डाउन करने में। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है कि फॉर मैपिंग द साउंड्स इन द वर्ड्स। सो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोनिक्स। ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे होते हैं ना, जब मतलब उनको ना दे फाइंड इट इजी टू लिंक बिटवीन द लेटर्स, जो आप लेटर्स यूज कर रहे हो एंड द साउंड्स। ठीक है। तो इसको बोल देते हैं, इट इज नोन एज द अल्फाबेट प्रिंसिपल। जैसे अब मैं बताऊंगा आपको से, जैसे लेट सपोज एक ये आपके पास एक पिक्चर है, देखो। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसको वर्ड को पढ़ो, अपने मुंह में पढ़ो, चाहे लाउडली पढ़ो चाहे नॉर्मली। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? एट, केक, बेक, गेम, हेट। तो सब में एक साउंड आ रही है, एट। एक ए ए ए की बोल के देखो, आपको खुद को समझ में आएगा। तो ऐसे ये होता है साउंड्स ऐड ऑन करना। जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हमें जब मंथ्स ऑफ द ईयर या डेज ऑफ द वीक सिखाए जाते थे, तब कई बार ये ऐसा नहीं बोलते थे, SUN सन, DAY डे, सन डे बोलते थे ना। सो उसको एक तरह का फोनिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में लगा ये? ओके। सो नेक्स्ट आपके पास होता है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होता है कि आप लोगों को बेसिकली पता हो, चिल्ड्रन डेवलप देयर फोनेमिक अवेयरनेस बाय लर्निंग अबाउट द साउंड्स जो होती हैं, बनते हैं ना आपके पास फोन्स, लेबल्स एंड वर्ड्स। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को अवेयरनेस जो होती है वो कैसे करवाई जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन करके या साउंड्स का वर्ड्स करके या छोटे छोटे कई बार सिंबल्स का वर्ड करके उनको सिखाना, तो ये एक तरह का प्रोसेस जो है इन मतलब उनको अवेयर करवाना। अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, एक वर्ड है आपके पास क्रैब। ठीक है। तो इसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? डिफरेंट 4 हमारे पास यूनिट है, CRAB। सो इट इज द अवेयरनेस। जो ये आपके पास अवेयरनेस होती है, इट इज द एबिलिटी टू हियर। आपको पता हो, सुनो पहले ध्यान से, आइडेंटिफाई करो अब इसके अंदर आपकी जो उसकी साउंड है वो क्या बोल रही है, एंड मैनिपुलेट दीज इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द साउंड्स। CRAB, इट इज नोन एज क्रैब। इसका आपका क्या बनना है? क्रैब। अगर हम इसको ये वाले वर्ड से थोड़ा डिफरेंट करें तो ये उनसे डिफरेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी साउंड इनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो। उसके बिना हमारे पास क्या आती है? वोकेबलरी। वोकेबलरी, हाँ जी, वोकेबलरी जो होती है इट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ग्रामर। आपकी वोकेबलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है कि आपको वोकेबलरी की जो है वो आपको डे बाय डे आपकी इंक्रीज हो। तो दैट इज नोन एज मीन्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ ना। कौन कौन पर्सन जो है वो वोकेबलरी के ऊपर वर्क करता है डेली, आप लोगों में से? वोकेबलरी करते हो आप लोग? डेली पढ़ते हो वोकेबलरी? कैसे सीखते हो? कोई भी नहीं सीखता वोकेबलरी के ऊपर? कोई भी वर्क नहीं करता? यस आई डू ध्रुव। हाउ? कैसे करते हो ध्रुव? व्हाट डू यू डू टू एनहांस योर वोकेबलरी? और बाकी कैंडिडेट्स कोई भी नहीं करते वोकेबलरी के ऊपर वर्क?
आई प्रैक्टिस विद माई टीममेट्स। यस, ये भी एक चीज अच्छी होती है। वोकेबलरी जो होती है, आप लोग इसको डेली के छोटे छोटे जो हमारे काम है ना आपके, आप उनसे वोकेबलरी सीख सकते हो। आप इसके लिए एक सिंपली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हो आप आसानी से। न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी वोकेबलरी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल हर तरह की न्यूज़ होती है। जब आप उसको पढ़ोगे ना, आपको उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में हमें नहीं भी पता होता, तो यू कैन गेट टू नो कि किस टाइप का वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, जब आप डेली इन सब चीजों को पढ़ोगे ना। और उसके बिना क्या होता है, बुक्स रीड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज जो आप आजकल तो आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो ऐसी मूवीज देखो। वैसी मूवीज में आपको वो दिखते हैं, ठीक है, कई बार उनके नीचे वो लाइन टाइप हो रही होती है साथ के साथ, तो उसमें आपको वोकेबलरी मिल सकती है। न्यूज़ सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। और आपका कोई एल्डर हो, कोई आपका टीचर हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो, कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, उनके साथ आप बातचीत करोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतनी आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होती है। सो वोकेबलरी का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है। इट मीन्स ऑब्वियसली अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी टू। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी हमने उस दिन की थी कि हाँ फ्लुएंसी क्या होती है। जैसे हमने उस दिन क्या बोला था कि कितने फ्लुएंटली आप बातों को, अपनी कोई भी एक लैंग्वेज को बोल रहे हो, ठीक है, बिना किसी एरर्स के और बिना अटके, ठीक है, बिना हेसिटेट फील किए। सो ये जो होती है आपकी फ्लुएंसी, मैंने उस दिन बोला था एक लैंग्वेज के अंदर बड़ी जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो उसके अंदर आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी एक रीडिंग का आपका जो होता है बहुत अच्छा, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका कॉम्पोनेंट कंपोनेंट है। क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये आप लोगों ने स्कूल में भी किया हुआ है, स्कूल कॉलेज में किया होगा। क्या होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं पता कि ये भी हो गया आप लोगों ने स्कूल टाइम में? मैम एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन लिखने होते हैं। हाँ, आपको जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके साथ रिलेटेड आपको जो भी पजल्स हैं या जो भी क्वेश्चंस है वो आपको आंसर करने होते हैं। तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाते हैं। चाहे आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर है, उसके क्या डायलॉग थे, क्या उसके, मतलब ये सारी चीजें, ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। क्योंकि जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आपको पता होगा यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है, कौन पर्सन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो ये आपको ना स्टोरी के फॉर्मेट के अंदर आपको चीजें याद भी हो जाती हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो काफी, मतलब इसके अंदर आपकी ना नॉलेज एनहेंस होती है, आपकी वोकेबलरी भी एनहेंस होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो भी एनहेंस होती है। यू बिकम सो काम, आप काम भी बनते हो। ये रीडिंग जो है डेली की, वो आपको काफी मतलब अफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को। उसके बिना हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नोन एज कॉमन टेक्स्ट टाइप्स। आपके कॉमन जो टेक्स्ट, मतलब किस तरह के आपके पास टेक्स्ट होते हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आते हैं, वो है हमारे पास, फर्स्ट है आपके पास नरेटिंग टेक्स्ट। एक तो है नरेटिव टेक्स्ट। नरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, जो किसी स्टोरी के बारे में बताए। आप लोगों ने शायद छोटे होते हुए पढ़ा होगा, या हमारे कई बार हमारे ना जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमें कई बार ना दो बुक्स होती थी, एक एक सब्जेक्ट भी हिंदी के अंदर भी, और कई बार इंग्लिश के अंदर भी होती थी। तो उसमें ना कभी एंड में जाके ना कुछ ऐसे चैप्टर्स आते थे, उनको शायद एकांकी कुछ ऐसे बोलते होते थे, तो उसमें ना कैरेक्टर्स भी होते थे। कई बारी कोई स्टोरी होती थी, तो मतलब जो स्टोरी के फॉर्मेट में आए उसको हम नरेटिव टेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बिना, ये मतलब कोई फिक्शन हो सकती है, कोई नॉन फिक्शन भी हो सकती है, ये इसकी एक बिगिनिंग होती है, मतलब इंट्रो में बताएंगे, मिडल भी होता है, एंड भी होता है। दे यूज कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड प्लॉट टू क्रिएट द स्टोरी, ये हो रहा था। अब जैसे कोई मूवी है, हम लोग मूवी देखते हैं, उसके अंदर भी कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो होता है, ठीक है, हीरोइन होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, विलेन्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। तो अगर उसी को, अगर आप कोई रिटर्न में बताए आपको कि ये स्टोरी है, तो वो एक तरह की नरेटिव टेक्स्ट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है जहाँ पे एक पिक्चर को क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, या फिर कोई भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना,
किसी प्लेस को, किसी थिंग्स को, किसी इवेंट्स को डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऐसे या पोएट्रीज में मिल जाते हैं आपको। एक्सपॉजिटरी टेक्स्ट क्या हो जाते हैं आपके पास? एक्सपॉजिटरी जो टेक्स्ट होता है ये आपको एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्म करता है चीजों के बारे में। कैसे? बाय प्रेजेंटिंग देयर फैक्ट्स, देयर डेफिनेशन और प्रोसेसेस इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे। आप इंसाइक्लोपीडिया आप लोग पढ़ते होगे, ठीक है, विकिपीडिया, वहां पे भी चीजें बहुत सारी आपको दी होती हैं। अगर आपको किसी मूवी के बारे में जानना है, किसी हमें किंग या किसी और पर्सन की हमें हिस्ट्री जाननी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन बुक्स, ठीक है, कोई भी आपके पास आ सकता है, लाइक डीके हो सकती है, ठीक है, और नेशनल जियोग्राफिक सीरीज हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंदर आता है हमारे पास। प्रोसीजरल एंड इंस्ट्रक्शनल क्या होता है? प्रोसीजरल एंड इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लेन हाउ टू डू समथिंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, उसको हम बोल देते हैं प्रोसीजरल। जब आपको एक एक चीज के, हाँ पहले ये करो, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, किसी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल। और उसके बिना हमारे पास इंस्ट्रक्शनल भी होता है। इसको हम मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है। मतलब किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ नंबर डायग्राम, कोई नंबर के डायग्राम्स हो सकते हैं, कोई इलस्ट्रेशंस, कोई एग्जांपल्स, या कोई फॉर्मेट्स, कोई फोटोग्राफ्स, कोई पिक्चर्स, इन सब की हेल्प के जो हेल्प से जो चीजें एक्सप्लेन की जाए उनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल या फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट ना। आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव टेक्स्ट क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव मतलब परसुएड करना होता है जब हम किसी इंसान को मना लेते हैं अपने काम के लिए, या हम उसको एग्री कर लेते हैं बाय प्रेजेंटिंग आवर ओन व्यू। अगर मैं आप लोगों को लेट सपोज कल का मेरा कोई प्लान है, तो या फिर कल को मुझे कोई ट्रिप पे जाना है, या फिर कोई ऐसी चीज करनी है, या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, मैं आप लोगों को अपने व्यूज बताऊं, अपने प्लान्स बताऊं, अपनी स्ट्रैटेजीज बताऊं, या फिर मैं आपके सामने अपने व्यूज रिप्रेजेंट करूं, और मैं इतने इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करूं कि आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप लोग हाँ कर दो कि हाँ हम विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस, जो भी आपका प्रोग्राम है या जो भी आप वर्क करने जा रहे हो या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हो, जब आप लोग मान जाओगे तो दैट इज नोन एज दैट आई हैव परसुएडेड यू पीपल ना। सो दिस इज नोन एज कि परसुएड कर लेना किसी को, ठीक है। तो ये होता है कि विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी एविडेंस को, लॉजिक, रीजन को आप सपोर्ट उनकी हेल्प से आप करते हो, तो उनको हम बोल देते हैं परसुएड कर लेना। वही होता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट जो होता है, इट इज फाउंड इन एसेज, एडिटोरियल, स्पीचेस। इसके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव जनरली, वैसे तो जैसे जीडी वगैरह ग्रुप डिस्कशंस होती है ना, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स मतलब दो पार्टीज होती हैं या जो दो पर्संस होते हैं, दो कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जब हर कोई पर्सन अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी थॉट्स को सामने रखते हैं, तो वहां पे आर्ग्यूमेंटेटिव वो टेक्स्ट कहा जा सकता है। तो ये आपके इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जितना हमने अभी पढ़ा? इसके अंदर हमने आज सिर्फ कंपोनेंट्स पढ़े थे जो हमारा पेंडिंग था। वी हैव डन दिस और नॉट? ठीक है, हो गया कि नहीं? मैम हाँ जी, मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम एक बार फोन डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट समझा दो। डिस्क्रिप्टिव होता है टेक्स्ट, वैसे देखो डिस्क्रिप्टिव जैसे जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है ना, डिस्क्रिप्शन समझाना किसी चीज की, वो कहते हैं दिस टेक्स्ट क्रिएट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स बाय यूजिंग विविड लैंग्वेज टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। मतलब बेसिकली डिस्क्राइब करना किसी चीज को, डिस्क्रिप्शन बता देना उस चीज की विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर हम लोग पिक्चर्स बहुत बड़े बड़े लेवल की वो कम करते हैं यूज। आपको इसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, कोई जेंडर, किसी चीज की टाइप, उसके मतलब एसेस जो आप लोग पढ़ते हो, कोई पोएट्री पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ ली आप लोगों ने, कोई पोएम पढ़ ली आप लोगों ने, कोई एसे पढ़ लिया, तो उसमें चीजों को डिस्क्राइब किया गया होता है ना डीपली, तो वो डिस्क्रिप्टिव हाँ टेक्स्ट जी। होता है। मतलब जिसके अंदर आपको ये ठीक है। सारी डिस्क्रिप्शंस क्लियर की गई हो। किसी ने मैसेज किया है, नो ऑल क्लियर, ओके जी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अच्छा, अब आपके आज के ना जो है इसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट 11, इसेंशियल स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर मतलब आपको कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी जरूरी हैं अगर आप एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर वर्क करने जा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट डिकोडिंग आपके पास है। ठीक है, डिकोडिंग हमारे पास क्या है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी। ओके। हाँ जी, डिकोडिंग हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है डिकोडिंग। वैसे डिकोडिंग अगर हम जनरली बात करें, डिकोडिंग का मतलब ऐसे भी होता है कि अगर मैंने कोई चीज किसी मशीन को समझानी है या फिर अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो एक लैंग्वेज को या फिर कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसको दूसरे के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना मतलब ट्रांसफर करना एक तरह का। तो वो प्रोसेस एक तरह की जो होती है वो डिकोडिंग होती है, ट्रांसलेशन एक तरह की। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में समझते हैं ना कई बार कि हम लोग इसके अंदर इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो ये इंग्लिश को समझता है नहीं, ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। दैट इज नोन एज 1001, ये लैंग्वेज होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो जो डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, जब हम इसके अंदर टाइप कर देते हैं तो वो आगे फर्दर जाके डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाना। तो ये ट्रांसलेशंस जो होती हैं एक तरह की, इनको डिकोडिंग भी बोला जाता है। अब जो होती है हमारी डिकोडिंग इन रीडिंग है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड वर्ड्स इनटू स्पीच। ठीक है, दिस अर्ली रीडिंग स्किल रिक्वायर्स रीडर टू एसोसिएट लेटर्स विद द साउंड्स। अब जब आपके पास प्रिंटेड वर्ड्स हैं, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अब जैसे आपके सामने ये जो वर्ड्स हैं ये प्रिंटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, तो अब इनको स्पीच के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब आप लोगों तक मैंने अपना मैसेज पहुंचाना है तो मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगी। छोटे बच्चे हैं अभी, उनको ना जैसे होता है कि A B C D क्या होता है, क ख ग क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमने उनको सिखानी है। तो उनको सिखाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे कोई ऐसा तरीका यूज करना होगा, ठीक है, जिससे कि मैं उनके सामने उन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकूं एक क्लियर मैनर के अंदर, सो दैट दे कैन गेट टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्फाबेट, राइट। तो अब आप उनके साथ जब उस वर्ड्स के साथ जब हम साउंड्स को वो कर लेते हैं, तो एड ऑन कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है एक तरह की डिकोडिंग, मतलब हमने उनको ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, प्रिंटेड वर्ड्स को इनटू स्पीच मैंने बोल के समझा दिया। सो ये होता है ब्लेंड द साउंड्स टुगेदर, साउंड्स को हमने किया, डिटरमिन व्हाट वर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोलो स्ट्रिंग, जैसे बोला रिप्रेजेंटेड, तो मतलब मैंने साउंड एक तरह की यूज कर ली, मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी वर्ड है क्या इसके अंदर, ये स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। ये जो आपके पास कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, इसके अंदर अगर हम बात करें आर RE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर मैं बोलूँ रिप्रेजेंटेड एक जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 11 कैरेक्टर्स हैं। आर अलग कैरेक्टर है, ई अलग कैरेक्टर है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया इसको साउंड ऐड करके रिप्रेजेंटेड, तो हमने साउंड्स ऐड ऑन कर ली। ठीक है, तो फोनिक अवेयरनेस हमने अभी भी किया कि हाँ इट इज द अवेयरनेस ऑफ साउंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, सब कैटेगरी, मतलब एक तरह की सब कैटेगरी होती है ये आपको मैंने, यू शुड बी कॉन्शियस वेरी मच एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द फोन, जो आपके हम फोनेम्स यूज करते हैं या कोई भी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड की यूज कर रहे हैं,
तो वो वी शुड नो, मतलब उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो, हमें पता हो कि ये सारी इस चीज की कैटेगरीज हैं। जैसे हम बात करेंगे, आपके पास आ गई कुछ कुछ, आपके पास फोनेमिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपली आपको पता हो कि ये होता क्या है। अभी आपके सिलेबस में इन्होंने 44 के जो सारे वो इंक्लूड नहीं किए, सिंपल है, ठीक है। ओके, अब हाँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फिनोमे को एक वर्ड के अंदर अगर आप चेंज कर देते तो उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने बोला चेंजिंग द फिनोमे ओ इन द वर्ड, अगर हम बात करें मॉप टू द फिनोमे और चेंजेस वर्ड मॉप टू मैप। देखो हमारे पास दो वर्ड आ गए, एक है हमारे पास मॉप है, यहाँ पे हमने ओ यूज कर लिया, दूसरा हमारे पास वर्ड है मैप। मतलब अगर मैं एक भी अल्फाबेट चेंज कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका उसका वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नहीं होता है कि नहीं होता हमारे पास? अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास वर्ड है, हम लोग बात करें, ये नीट है, ये अलग वर्ड है। नीट ज्यादातर क्या हम लोग एग्जाम जो आ जाते हैं, अगर हम मैं इसको वर्ड को चेंज कर दूं टीम, तो भी ये चेंज हो ही गया। तो हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक सिंगल फिनोमे जो है, एक सिंगल अगर आप चेंज करते हो तो उसके पूरे वर्ड का आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये फिनोमिक अवेयरनेस होती है, मतलब यू शुड नो ये सारी चीजें, इसकी बारीकियां जो होती हैं वर्ड्स की या आपकी लैंग्वेज की, यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, अब आप अपनी स्किल्स को कैसे इसके अंदर एनहेंस कर सकते हो? सबसे पहले अगर हम बात करें, साउंड इट आउट क्रिएटिवली। देखो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो ना, जैसे मेरे पास भी काफी सारे कैंडिडेट्स, हमारे पास अगर कई बार कुछ आइल्स के कैंडिडेट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो लोग कर रहे हैं, तो उनको उनकी स्पीकिंग में ना काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि हर एक बंदे की अपनी प्रॉब्लम है। कोई कहता है कि मेरे पास वर्ड्स होते हैं, मेरे पास आइडियाज होते हैं, मैं बोल नहीं पाता, या मुझे पता नहीं चलता इस वर्ड्स को कैसे बोलना है, या फिर मुझे हेसिटेशन होती है, या जब मैं बोलता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला आपका क्या, एक छोटा सा सिंपल से एक्सरसाइज होती है, अगर आप इन वर्ड्स को लाउडली बोलोगे, बहुत लाउडली अगर आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो ना, तो आप इसको एक बार डेली अपने चाहे एक 1 वीक के लिए ही इस प्रैक्टिस को करके देखो, आपकी डेली की रूटीन के अंदर आपको अपने आप के अंदर बहुत सारा, मतलब बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो ये मतलब होता है ना, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो स्कूल्स में, जब हम उनको लाउडली बुलाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, वो बोलते हैं ना लाउडली, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बनती है, अच्छी होती है। तो इससे आपकी, जब हम बोलते हैं ना, वैसे भी साउंड जो हम जो पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं ना, जैसे उस दिन हमने वो पढ़ाया था वोकल कॉर्ड्स, तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग भी होती हैं, ठीक है, और उनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो मतलब आपकी फ्लुएंसी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये आपकी एनहेंस होती है, मतलब उनको ये ब्रशअप करता है आपकी इन स्किल्स को। सो ये साउंडेड प्ले विद रिम्स। हाँ, आपको इनके मतलब प्ले विद रिम्स का मतलब ये नहीं कि आपने इनका खेलने का मतलब ये है कि जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व करते हो, लेट सपोज आपको एक, कई बार आप लोगों ने गेम खेल ली है, एक वोकेबलरी की गेम होती है, कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ठीक है जी, आपको एक अल्फाबेट दे दिया, नहीं अल्फाबेट नहीं, एक वर्ड दे दिया, लेट सपोज मैंने आप लोगों को वर्ड दे दिया टीम, ये वर्ड है टीम, ठीक है। अब मेरा वर्ड क्या है, TEAM, तो ये मैंने वर्ड दे दिया आपको टीम। अब ये मैंने बोल दिया कि हाँ, ये मैं यहाँ से गेम स्टार्ट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट बंदा जो है, वो नेक्स्ट एक वर्ड बोलेगा, वो आपका वर्ड वहां से स्टार्ट हो जहां से मेरा वर्ड एंड हुआ है, M से। तो आप लोगों का वर्ड सामने वाले का हो सकता है मैन। अब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, जो यहाँ से एंड होगा, आप लोगों ने शायद खेली भी होगी, नेक्स्ट वर्ड आपका N से स्टार्ट होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे हैंडी टूल्स, चाहे हम लोग टीचर्स, चाहे पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों को सिखाने के लिए गेम्स के फॉर्मेट के अंदर यूज करना, उसको बोलते प्ले विद टीम्स, ठीक है। रिमिंग इज अ हैंडी टूल फॉर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स टू सपोर्ट किड्स विद रिकॉग्नाइजिंग लेटर एंड वर्ड साउंड्स कंसिस्टेंटली। तो इन सब बच्चों को इन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक तरह का गेमिफाइंग जो टूल यूज करना, ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे।
हम उनको गेम्स में कन्वर्ट कर, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको छोटी छोटी चीजों की गेम्स खिलवाई जाती है, या फिर किसी पेज के ऊपर छोटा एक अल्फाबेट लिख के दे दिया, उसकी पिक्चर ड्रॉ कर दी, तो वो सीखते हैं, वो इंटरेस्टिंग मानते हैं इसको। आप कभी भी ये चीज ना, वैसे जनरल लाइफ में भी आप कभी ये चेक करना, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में, या जब 10th+2, या फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तो हमारे पास जो बुक्स होती हैं उनके अंदर वैसे कलरफुल पिक्चर्स नहीं होती कार्टून्स की, या वैसे छोटे बच्चों की बुक्स के ऊपर आप कभी देख लेना, उनकी पिक्चर्स को ना बड़ा फनी बनाया होता है, कलरफुल पिक्चर्स के साथ। क्यों बनाया होता है? क्योंकि वो छोटे हैं, उनको सिखाने के लिए ऐसी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि उनको वैसी चीजें चाहिए जिनमें उनको मजा आए, जो चीजें उनको देखने में सुंदर लगे। उस टाइम पे उनको नॉलेज का, कोई इस चीजों का इतना पता नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता है कि नाउ वी आर केपेबल टू लर्न ना। तो अब आप इन सब चीजों को, इन सब ये कलरफुल पिक्चर्स के बिना भी आप इन सब चीजों को आसानी से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो प्लेइंग विद द रिम्स एक तरह का वैसा कॉन्सेप्ट है। क्लैप और टैप आउट वर्ड्स होता है ना, मल्टी सेंसरी टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिव वे टू बिल्ड डिकोडिंग स्किल्स बाय यूजिंग द सेंसेस, लाइक टच करो, टेस्ट करो, इवन स्मेल करो। ये सारी चीजें हम लोग जब लर्निंग के अंदर ले आते हैं ना, इनको बोलते क्लैप और टैप आउट द वर्ड्स। कई बारी कुछ ये ना छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर भी करते हैं, कई बारी 2 बारी टैप किया बहुत जोर से, तो उनको पता चले अच्छा इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों को टच किया, कई बार छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, नोज के ऊपर फिंगर रखो, दिस इज नोन एज द नोज। आईज कहाँ पे हैं? दोनों आईज के ऊपर वो फिंगर रखो। तो किसी चीज का टेस्ट करके बताना, अच्छा ये बिटर है, ये स्वीट है, कैसी है, स्मेल करके बताना, तो ये कैसी चीजें हैं, तो उनको सिखाना इन वर्ड्स के बारे में। टिप आ जाती है, ठीक है जी। एज यू फिल द टब, हम बोलते हैं से लेट्स क्लैप द नेम्स ऑफ द थिंग्स वी सी। ठीक है, क्लैप द नेम्स। अगर हम बात करें, जैसे सोप है, सोप क्या है? एक क्लैप। सोप क्या है? अब आप इसको एक क्लैप के अंदर बोल सकते हो। वाटर, जैसे हमने उस दिन 2 सिलेबस किए थे, WA सिलेबल, इसके अंदर 2 सिलेबल है, वाटर, तो ये 2 सिलेबल हैं। तो अगर आप जब वाटर के बारे में अगर आप क्लैप करोगे तो कितनी आएंगी? वाटर, 2 क्लैप्स आएंगी। शैम्पू, अगर हम बात करें शैम, ये वर्ड है फर्स्ट, उसके बाद कौन सा है? शैम्पू, तो इसके अंदर भी 2 क्लैप्स आएंगे, दिस इज नोन एज द टिप। ठीक है, ये आपके पास आ गए कि हाँ, अगर हम इनको क्लैप करके करें तो ये आपका इसके अंदर आ सकता है, क्लैप और टैप आउट द वर्ड। ये आपकी छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल दी थी। प्रैक्टिस द स्पेलिंग। यस, प्रैक्टिस द स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग्स ना, अगर हम बात करूं, हमारे पास इतने बड़े बड़े मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, कई बारी वो भी इसके अंदर मिस्टेक्स कर देते हैं। वो कैसी मिस्टेक? स्पेलिंग मिस्टेक सबकी होती हैं, छोटी छोटी, मतलब बहुत मैंने देखा है, बड़े बड़े बच्चे भी जो है ना, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। अब स्पेलिंग्स को आप कैसे लर्न कर सकते हो? वैसे तो एक सिंपल चीज है, मैं यही बोलती हूँ कि इसको आप अपने टोकन्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे सिलेबल ही हो गया। मैंने बोला अगर मुझे कॉन्टिन्यू के स्पेलिंग लर्न नहीं हो रहे, मैं मिस्टेक करती हूँ, तो मैं इसको टोकन्स में डिवाइड कर लूंगी। मेरा पहला टोकन है कॉन्टी, CONTI, NUO NUE, न्यू, कॉन्टिन्यू। तो मुझे ये लर्न रहेगा। पहली एक्टिविटी तो मैं यही बताती हूँ कैंडिडेट्स को, इससे बच्चे भूलते नहीं है। दूसरा ये भी होता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, फोनिक्स, हाँ जी, उसकी ये देखो, ठीक है, कि उसकी साउंड कहाँ जा रही है, कहाँ कैसे आवाज आ रही है। अगर हम बात करें इन, हमने बोला इंक्रीजिंग लिखिएगा, लेट सपोज आपको वर्ड्स, इसका अल्फाबेट जो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, पहले इन लिख लो, फिर इसको लिखो क्रीज, तो ये वर्ड आ गया क्रीज, इंगली। तो इसको डिवाइड करो और इसकी सेंस देखो, इसकी फोनिकली इसकी जो सेंस है वो कहाँ पे जा रही है, कैसे बोला जा रहा है उस वर्ड को। ठीक है, फोकस ऑन द इनविजिबल स्किल्स इन रीडिंग। इनविजिबल क्या होती हैं? इनविजिबल मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन होती तो है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, यू कैन कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द डिकोडिंग स्किल्स, yet their reading journey shifts to emphasize other aspects of literacy like comprehension strategies और vocabulary development। तो हम लोग इनको कैसे, ये सारी चीजें ना, वैसे तो हम बोल रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर अपनी कॉग्निटिव और उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं,
तो ये सारी चीजें आपके अंदर कैसे आएंगी, इनविजिबल स्किल्स। अब आपकी अपनी कुछ ना, वैसे कैंडिडेट्स की मैं बात करूं कि अपनी पर्सनल स्किल्स भी होती हैं। एक होती है टीचर की स्ट्रैटेजी, एक होती है उसके बिना आपकी खुद की स्ट्रैटेजी। आप किन चीजों को कैसे सीख सकते हो, आप कैसे सीखते हो या कैसे सीख लेते हो, या कौन सा वे आपको लगता है कि मैं इसके थ्रू ज्यादा जल्दी लर्न कर लेता हूँ। तो ये सारी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। तो मतलब देयर आर वाइड, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। कॉग्निटिव स्किल होगी आपकी, या सोशली आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या किस माहौल में रह रहे हो, कैसी चीजें सीखते हो, डेली की आपकी रूटीन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हैं। सो ये सारी चीजें आपकी इमोशनल स्किल्स, ठीक है। सो दे इन टर्न सपोर्ट द लिटरेसी। यस, ये सारी चीजें हमें लिटरेट पर्सन बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये होती हैं इनविजिबल स्किल्स, ये दिखती नहीं है, टेंजिबल नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर होती हैं, ठीक है। सो मीटिंग इज गोइंग टू एंड। तो मैं अभी आप लोगों को दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, बस नेक्स्ट वाला चैप्टर करके देन विल एंड दिस क्लास, ओके। आई एम गोइंग टू रीसेंड द लिंक, गिव मी अ मिनट।